Hello friends, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel. And today we are going to discuss about the federalism, जो कि हमारे NCERT क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 है। और इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिविजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल, डिमांड फॉर न्यू स्टेट, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्टली हमें डिस्कस करना है अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है। तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंगस्ट द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स, अमंगस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो सेंट्रल अथॉरिटी है उनके बीच और जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग ऑफ पावर है उसे हम क्या बोलते हैं? हम फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, ये फेडरलिज्म जो है वो बोथ यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। यूनिटी इन द कंटेक्स्ट कि जो हमारा सेंटर और स्टेट है वो दोनों साथ में वर्क करते हैं, और डाइवर्सिटी इन द सेंस कि जो हमारा इंडिया जो है कंट्री इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है उनको वो साथ लेते हुए करता है कि सारे रिलीजन, सारे रीजन के जो लोग हैं वो सारे एक साथ आ पाए और उनका एक जो गोल है, जो एक मोटो है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वो एक अचीव हो पाए। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ लाइक ऑफ रेनबो, मतलब रेनबो की तरह है। जैसे हमारा रेनबो होता है, 7 कलर्स तो हैं बट वो दिखता एक ही जगह, वैसा ही कुछ है। जैसे हमारा फेडरलिज्म भी है कि वो क्या है, जो सारे सेंटर और स्टेट्स हैं उनके पावर्स अलग अलग सेपरेटेड जरूर हैं लेकिन उनका एक यूनिफाइड गोल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना है और उन पीपल के लिए उन्हें वर्क करना है जिन्होंने उन पर ट्रस्ट किया है और उनको अकाउंटेबल बनाया है। ठीक है, अब देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो फेडरलिज्म का मतलब तो अभी हमने जाना कि वो क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो कैसा है, वो कॉन्टिनेंट है और उसमें डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं इन द सेंस कि उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट इंडिजिनस पीपल हैं, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में किसी के लैंग्वेज ज़्यादा है बोले जाते, किसी का मेजर लैंग्वेज है, किन्हीं का माइनर लैंग्वेज है। और इसके अलावा क्या है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी था कि सारे लोगों के नीड्स एंड एस्पिरेशन को एड्रेस किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो शेयरिंग ऑफ पावर है वो इक्वली सबको दिया जाए। ठीक, तो इसमें दो सेट ऑफ पॉलिटीज़ हैं। जैसे एक हमारा रीजनल लेवल पे है, एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट पे है और दूसरा हमारा नेशनल लेवल पे है, एक हमारा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक, इसके अलावा इंडिया है उसमें क्या है, ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे यूएसए में क्या है, उसमें डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया में क्या है, वो जाने जाते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एज अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक, हालांकि आइडेंटिटीज डिफरेंट है, सिटीजन एक ही कंट्री के हैं बट उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमारे भी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, जैसे हम किसी के रिलेशन में सन है, डॉटर है ना। स्टूडेंट भी एट द सेम टाइम वी आर नेबर, वी आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन। वैसे ही हमारी आइडेंटिटीज डिफरेंट है बट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है, गुजराती है, झारखंडी है, बिहारी है, मराठी है ना। तो ये है हमारे कुछ डिफरेंट सेट ऑफ आइडेंटिटीज अमंग्स द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखिए जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। तो उसने क्या किया है, वो जो पावर्स हैं वो डिफरेंट सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि उन्हें ये न लगे कि वी आर निगलेक्टेड और वी आर प्रिविलेज्ड। किन्हीं को ये ना लगे कि हमारे पास ज़्यादा पावर्स हैं या हमारे पास कम पावर्स हैं, या फिर हमारे पास इतने पावर्स तो हैं बट हमें इतना कम पावर नहीं चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ सेट्स बनाए हैं, कुछ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है अमंग द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, इसके अलावा जब आपने जुडिशियरी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम कैसा है, वो इंडिपेंडेंस जुडिशियरी है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो जुडिशियरी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसका जो स्कोप ऑफ पावर्स है, उसमें क्या कहा गया है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो सेंटर और स्टेट के बीच में तो उसको हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उसका एक फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसमें क्या है, रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये जो हमारा फेडरलिज्म का जो एक्चुअल मॉडल है वो किस पे वर्क करता है, हमारे पॉलिटिक्स पे, हमारे कल्चर पे, हमारे आइडियोलॉजी पे और हमारे हिस्ट्री पे।
क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कुछ क्रिटिसाइज करने वाले, कुछ सपोर्ट करने वाले, तो एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है। डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, हमारा हिस्ट्री डिफरेंट है, यूनिफाइड कंट्री है, तो ये सब सारे क्या करते हैं, ये हमारे फेडरलिज्म का जो वर्किंग है उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, और ये क्या इंश्योर करते हैं कि ट्रस्ट हो, कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और रेस्ट्रेंट हो। रेस्ट्रेंट मतलब हो कि कुछ अंडर कंट्रोल भी हो, ऐसा नहीं हो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और रेस्ट्रेंट भी है, ताकि जो फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो स्मूथ वर्क करे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म क्या है। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया है वो सोसाइटी कैसा है, हमारा डाइवर्सिफाइड है, रीजन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ये हमारा डाइवर्सिफाइड कंट्रीज है। और ये जरूरी है कि जो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए जरूरी था कि जो पावर्स हैं वो इक्वली शेयर हो, और ऐसा ना हो कि किन्हीं को लगे कि वी आर प्रिविलेज्ड और किन्हीं को ऐसा ना लगे कि अगर कोई डोमिनेंट ग्रुप है तो वो उन्हें सप्रेस कर रहा है। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन एंड लैंग्वेजेस हैज टू शेयर पावर। तो जो डिफरेंट रीजन्स के और लैंग्वेजेस के पीपल थे उन्होंने क्या कहा, उनको कहा गया कि आप पावर को शेयर कीजिए ताकि जो आपकी गवर्नमेंट हो वो आपके अकॉर्डिंग हो पाए। आखिर जो हमारा डेमोक्रेसी का मॉडल है वो तो यही है ना कि जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल हो, तो वही तो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एसेंस है। और यही एक लॉजिकल एक इशू बन के आया कि जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिफाइड है। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारा फेडरल सिस्टम का क्या है कि जो भी हमारे रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो कैसा हो, बेस्ड ऑन द हमारा कोऑपरेशन हो, दोनों में कन्फ्लिक्ट्स ना हो। और इसीलिए फेडरलिज्म को हम ये भी बोलते हैं कि मॉडल को शिफ्ट करने की जरूरत है फ्रॉम फेडरलिज्म टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखिए हमारा जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसे यूनियन ऑफ स्टेट रहना है, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट बाइफर्केटेड हो, फ्रैगमेंटेड हो और वो स्टेट हमारा इंडिया और भारत की तरह ना रहे, वो डिफरेंट रीजन्स की तरह वो जाना जाए। तो ये हमारा आर्टिकल 1 का एसेंस है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पावर्स हैं वो सेपरेटेड हैं बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे लेजिस्लेचर है हमारा, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना, टू मेक द लॉ, है ना, नीड्स के अकॉर्डिंग, पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग या फिर चेंजिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी लॉ बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी। और हमारा जुडिशरी का काम है कि जो लॉज बने हैं उनको इंटरप्रेट कराना, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहीं कुछ लॉ में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जस्टिस देना, किनको, जो पीपल हैं जिनके लिए लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेचर द्वारा उनको। और अगर ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने उनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स की है तो उनका भी जस्टिफिकेशन करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट लिस्ट हैं, उनको हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, ताकि जो उनका पावर्स है, वो उनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट नहीं रहे, वो सेम रहे, कि उन्हें पता रहे कि उन्हें कौन कौन से लिस्ट पे कौन कौन से एक्शंस लेने की जरूरत है। तो जो हमारा यूनियन लिस्ट है उसका काम क्या है कि वो लॉ बनाएगा कौन से मैटर पे, जो जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स दिए गए हैं वो, जैसे जैसे दिए गए हैं डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर्स है, पीस है ना। यूनियन लेजिस्लेचर इन सारे पे लॉ बना सकता है और ये सारे किसमें हैं, हमारे यूनियन लिस्ट में। इसके अलावा दो और लिस्ट हैं, जैसे स्टेट लिस्ट है हमारा, जिसमें स्टेट लिस्ट का काम क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर उनमें लॉज बना सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का काम है कि उन सारे लिस्ट पे वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए और उनको इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करें। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लॉज हों, पॉलिटिक्स, पुलिस से हो, प्रिजन से हो, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, है ना, पंचायती राज से हो, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे, पब्लिक से हो, हेल्थ से, लैंड, लिकर, ट्रेड, कॉमर्स, इन सारे मैटर्स पे जो अगर बनाना है कुछ लॉज तो उनका किनका काम है, हमारे स्टेट लिस्ट में आने वाले हमारे स्टेट लिस्ट का काम है, ठीक है। और इसमें स्टेट काम करते हैं, जो स्टेट लिस्ट में आए हैं जो भी लिस्ट है उन पे हमारा स्टेट वर्क करेगा लॉ बनाने में। इसके अलावा कुछ कंकरेंट लिस्ट में भी हैं चीज़ें जिन पे क्या काम है कि जो बोथ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इन पे लॉ बनाए, जो वो किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है कि वो यूनियन बनाएंगे या स्टेट बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हैं जिन पे दोनों को बनाना जरूरी है, हमारे सेंटर को भी एज वेल एज हमारे स्टेट को भी।
और ये फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं कंकरेंट लिस्ट में? हमारा एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेड यूनियन रिलेशंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशंस। ये सारे जो लिस्ट हैं ये हमारे डिवीजन किए गए हैं कि हमारे सेंटर स्टेट को किन पे बनाना है, हमारे स्टेट्स को किन पे बनाना, और जो ऐसे लिस्ट जिनमें हमारे सेंटर और स्टेट दोनों का कोऑपरेशन होगा और दोनों इस पे लॉज को बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेसिड्यूअरी पावर्स भी हैं जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, और ऐसा है कि उसको यूनियन लेजिस्लेचर अलोन उस पर बना सकते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर उस पर कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारा साइबर लॉज हुआ, साइबर रिलेटेड लॉज जो हमारे यहाँ होते हैं अभी वो। अब देखिए, अब ये भी चांसेस है कि अब हमने ये पढ़ा कि जो हमारा फेडरलिज्म है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे सेंटर और स्टेट्स को पावर दिए गए। ठीक, तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बताया गया कि किनको कौन कौन से लिस्ट दिए गए, कौन कौन से एरियाज में उन्हें लॉज बनाने। फिर भी ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़ी कन्फ्लिक्ट्स रह जाती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, जिनके लिए हमारा जुडिशरी है। ठीक, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है तो एक ऐसा चांसेस होता है कि जो हमारा सेंटर और स्टेट है उसमें किसी को डोमिनेंस किया जाए। तो उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें ये प्रोविजन है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिवेल करेगा। अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ है तो फेडरलिज्म ने ये प्रोवाइड किया है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमारे यहाँ जब ब्रिटिश का जब ये रूल था तब उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया था हमारे कंट्री को। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जब प्रोविंसेस डिवाइडेड थी डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वो इंडिपेंडेंट वर्क करते थे और उनका ये कोई नहीं था कि उनको कंट्रोल कौन करेगा, जिनकी जो मर्जी थी वो करते थे। तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा पावर्स दी गई एज कम्पेयर टू द हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा बस यही रीज़न नहीं था कि जो ब्रिटिश ने प्रोविंसेस को डिवाइड किया था और ऐसे चांसेस थे कि आपस में कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। इसके अलावा जो हमारा यूनिफाइड कंट्री है, जो सोशियो इकोनॉमिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ है, और इसके अलावा और कई न जाने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनके रिगार्डिंग भी अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और उसकी कोऑपरेशन स्टेट्स के साथ नहीं होगी तो वो एक्चुअली फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज करे और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना फीडबैक उन्हें दें कि रिगार्डिंग दिस हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसके रिगार्डिंग हमें कुछ हेल्प चाहिए या हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया। इसके अलावा यूनिटी और डेवलपमेंट का भी कंसर्न था कि यूनिटी तो हो ही, साथ साथ बस यूनिटी ही ना हो, डेवलपमेंट भी हो। और ऐसा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि हमारा जो कंट्री है इतना बाइफर्केटेड है, डिवाइडेड है, जो हमारे ब्रिटिशर्स ने इतना डिवाइड कर दिया, उनको यूनिफाई करने की ज़रूरत है, और जो हमारा कंट्री इतना बैक चला गया है उनमें डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया ताकि जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कोऑपरेशन जो स्टेट्स के साथ है उनके साथ हो पाए और एक जो हमारा स्मूथ फंक्शनिंग है फेडरलिज्म का वो वर्क कर पाए। इसके अलावा क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग, और अगर उनको कुछ सजेशंस लगे तो वो भी उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लेकिन स्टेट जो है उनका ऐसा है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले पाएंगे या फिर किसी जो हमारे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हैं एम्प्लॉयज़ उनके अगेंस्ट वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर वो रहेंगे, उनमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जबकि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस उनको हमारे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पार्लियामेंट हमारा एम्पावर किया गया है कोई भी नए स्टेट को बनाने के लिए, ठीक है, टेरिटरी को सेपरेट करके कोई नए स्टेट को बनाने के लिए, और या फिर कोई जो दो हैं प्रोविंसेस उनको एक करके एक नया स्टेट बना देने के लिए। ये हमारे पार्लियामेंट को पावर दी गई है स्टेट के रिगार्डिंग, और इसमें स्टेट और जो हमारा सेंटर है उन दोनों की सहमति जरूरी है। इसके अलावा क्या है, जो हमारा फेडरलिज्म है उसने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे किया है कि उन्होंने इमरजेंसी के टाइम जो सेंट्रलाइज है पावर उनको सेंटर के तरफ दिया है। ऐसा नहीं किया है कि अगर इमरजेंसी है तो वो स्टेट की तरफ है, नहीं, तो ज़्यादा जो पावर्स रह जाती हैं वो उस टाइम किसके पास रह जाती हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा पार्लियामेंट को ये भी पावर दी गई है कि जो लॉज हैं जो उनके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं
उनके विद इन जो भी पावर्स आते हैं स्टेट्स के अंदर, उन पे वो लॉ बना पाए, उनके ऊपर वो लॉ बना पाए और उनको इम्प्लीमेंट कराने में अगर उनकी हेल्प चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से तो वो हेल्प को वो लें। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो बहुत इफेक्टिव है फाइनेंशियल पावर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एंड रेवेन्यूज़ में। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है ज़्यादा पावर। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे ग्रांट और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो हमारा स्टेट्स है वो डिपेंडेंट रहता है कि जो ग्रांट्स मिले या जो फाइनल असिस्टेंस मिले स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए या कोई न्यू लॉन्च करना है स्कीम के लिए, तो उस पर हमारे जो स्टेट हैं वो डिपेंडेंट होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं इन फाइनेंशियल में और रिवेन्यू जनरेशन में, ठीक है। और इंडिया हमारा जो क्या है, उसने हमारे प्लानिंग को ये किया है, अडॉप्ट किया है, जिसमें उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को टारगेट किया है एज वेल एज डेवलपमेंट को भी टारगेट किया है। तो इसके लिए जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसको अपॉइंट किया यूनियन गवर्नमेंट ने और कोऑर्डिनेट किया बिटवीन द बोथ द स्टेट एज वेल एज जो हमारा सेंटर है उनके बीच, ताकि जो भी हमारा जो कंट्री था, जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी जो दुर्गति झेल चुका था उसको वो आगे बढ़ पाए, है ना। जो भी पॉवर्टी थी, जो भी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, उनको प्लानिंग कमीशन के हेल्प से वो उनको चेक कर पाए और उसको कंट्रोल करे एज वेल एज सुपरवाइज करे विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स, ठीक। अब देखिए, इतनी तो हुई हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, जो हमारा सेंटर है और स्टेट है उसमें कैसे कोऑपरेशन होगा। लेकिन ऐसा भी है कि जब कोऑपरेशन है तो ऐसा भी है कि जो दोनों सेंटर और स्टेट हैं उनके बीच ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि किसी सेंटर या स्टेट को ऐसा लगे कि हमारे पावर जो है वो कम पड़ रही है और हमारा पावर ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और ये भी इंडिया के फेडरल सिस्टम में है, जो कहाँ है वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, जो हमारे पावर्स हैं स्टेट को, उसको तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन हमारा जो स्टेट है वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें और ग्रेटर रोल मिले और पावर्स मिले, ताकि जो हमारा गवर्नेंस है, स्टेट का गवर्नेंस जो हम स्टेट में कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हो। लेकिन उस पर चेक भी लगा दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इन्हें काम करना है। तो ये उन्हें लगता है कि जो हमारी पावर्स है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सप्रेस कर देता है। तो ये एक रीज़न बन के आता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम में, इंडिया के फेडरल सिस्टम में ये एक कन्फ्लिक्ट बन के आता है। इसके अलावा जो लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं हमारे जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें रिजॉल्व किया जाता है। अगर ऐसा कोई केस हुआ कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको जो है हमारा जुडिशरी सिस्टम वो उनको चेक करता है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के जो उनका लिमिट है उसको क्रॉस करने के कारण होती है। अब हमारा जो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस है वो कहता है कि जैसा हमारा सेंटर के बीच में रिलेशंस है वैसा ही हमारे स्टेट्स में भी हो, आपस में भी स्टेट्स के बीच में बाइफर्फिकेशन ना हो और वो आपस में झगड़े नहीं और ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो, जैसे टेरिटोरी को लेके या फिर शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके डिफरेंट स्टेट्स के बीच में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारा जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है या जो डिफरेंट वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिलेटेड ये हमारा जो फेडरलिज्म है वो कहते हैं कि वो वीक पड़ता चला जाता है। तो ये जरूरी है कि जो सेंटर और स्टेट रिलेशंस हैं उनको बेटर से बेस्ट बनाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हमारा कन्फ्लिक्ट है वो रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन है, जैसे उसमें कुछ है कि उसने ऑटोनॉमी की मांग की जाती है कि हमें हमारी स्वायत्त मिल जाए। तो डिवीजन ऑफ पावर्स तो दी गई हैं और स्टेट्स को भी दी गई हैं, और कुछ ज़्यादा है जो कुछ स्टेट्स को दी गई हैं, किसी स्टेट्स को ऐसे दिए गए हैं कि किसी को जो स्टेट्स हैं उनको फेवर किया गया है अगर वो पीछे हैं। जैसे हमारा उड़ीसा है, उसमें हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। हमारे कुछ हिली रीजन्स हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें, तो डिवीजन ऑफ पावर में कुछ स्टेट्स हैं जिनको मोर पावर्स दिए गए हैं। तो लेकिन उनके रिगार्डिंग क्या होता है कि हमें हमारी ऑटोनॉमी दी जाए और हम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हम वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो स्टेट्स डिमांड करते हैं वो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि उन्हें डिपेंड करना पड़ता है, जो रिवेन्यू है या जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उन्हें मेजॉरिटी में डिपेंड करना पड़ता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो ऑटोनॉमी हो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमें मिल जाए और हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके अलावा जो ऑटोनॉमी उन्हें चाहिए इन द केस ऑफ ऑटोनॉमी, वो उन्हें चाहिए कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उन्हें खुद का चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास नो डाउट हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे रूल कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एज अ सब्सिडियरी वो वर्क कर रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो वो हमारे खुद के अकॉर्डिंग हो, और वो उन्हें डिमांड करते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज एज अ
हमें ऑटोनॉमी चाहिए। फिर वो डिमांड करते हैं कि हमारा कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज जो हैं, जैसे जो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनमें हमेशा ऐसा कल्चरल का या फिर लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम्स रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं कि हमें जो लैंग्वेजेस अडॉप्ट करना है वो हमें अडॉप्ट करने दीजिए। जैसे हमारा जो लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस फार्मूला है, वो कुछ स्टेट्स हैं सदर्न स्टेट्स वो नहीं इम्प्लीमेंट करते, तो उसके रिगार्डिंग भी वो डिमांड करते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी हमें दे दी जाए। इसके अलावा जो रोल ऑफ गवर्नर एंड जो प्रेसिडेंट्स रूल है, ये भी एक मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता है हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग। जैसे जो गवर्नर है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी वर्किंग और जो फंक्शंस हैं किनके, गवर्नर के, वो ऐसा तो नहीं है कि इंटरफेयर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किनके फंक्शनिंग में, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके फंक्शनिंग में, क्योंकि गवर्नर जो है वो स्टेट के होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंटर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो पर्सन्स हैं, कंसर्न पर्सन हैं, उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि वो सेंटर के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट में उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये रोल ऑफ जो गवर्नर एंड जो प्रेसिडेंट रूल है, ये एक मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है इन द फेडरलिज्म, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग सरकारिया कमीशन जो हमारा क्या किया, उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में, और उनके रिपोर्ट को सबमिट किया 1988 में। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इशू को एग्जामिन, बोला कि इन इश्यूज को एग्जामिन कीजिए जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के बीच में है, और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स हो वो क्या हो, नॉन पार्टीशन हो, मतलब कि जो गवर्नर हो वो किसी भी पार्टी से हो, वो कहीं से भी तो अपॉइंटेड किए जाएं, बट आफ्टर अपॉइंटमेंट उनकी जो पोजीशन हो वो एज अ न्यूट्रल हो। वो ये ना देखें कि हम इस पार्टी से हैं या इस पार्टी पे हैं तो हमें उनके फेवर में वर्क करना है, नहीं। या फिर उन्हें ये भी नहीं करना है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो आई शुड बी ऑब्लाइज फॉर देम, नहीं। उनका जो फंक्शन है फॉर वर्किंग फॉर द स्टेट्स, उनके अकॉर्डिंग वो काम करें, ऐसा उन्होंने सरकारिया कमीशन में कहा था। अब देखिए जो कन्फ्लिक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स, ये भी एक मेजर रीजन ऑफ द कन्फ्लिक्ट है। जैसे ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी डिमांड्स है, एज वेल एज जो हमारा सदर्न स्टेट्स है या जो हमारा वेस्टर्न स्टेट्स है उसके रिगार्डिंग भी बहुत है। तो जो हमारा कंट्री है जो डाइवर्सिफाइड है, उसमें यूनिटी लाने के लिए जो हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको यूनिफाई करने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें हमारा कॉमन लैंग्वेज है, कुछ रीजन है और कुछ कल्चर है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि हमारा जो कॉमन रीजन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक सेपरेट प्रोविंस दे दो, या हमें एक सेपरेट क्या दे दो, हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो। जैसे हमारा असम वगैरह जो है वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारी लैंग्वेज कुछ है, जैसे बोडोलैंड में बोलता है कि बोडो बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें एक साथ कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा हमारे डिफरेंट स्टेट्स में निकल के आता है कि यहाँ पे कुछ ये रीजन में ये लैंग्वेज प्रिवेल कर रही है तो उस रीजन को मिक्स करके हमें एक अलग प्रोविंस दे दी जाए। ये होता है हमारा डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स, जो कि एक कन्फ्लिक्ट का मैटर बन के आता है हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। और 1956 में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे सम स्टेट्स में, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें क्या हुआ था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बीच लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू क्रिएशंस हुए थे स्टेट्स के। और ये प्रोसेस अभी भी चलता चला जा रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में टूटना और बनना होता चला जा रहा है। कुछ स्टेट्स को तोड़ दिए जा रहे हैं, 2 डिविजन्स कर दिए जा रहे हैं, और कुछ स्टेट्स को जोड़ भी दिए जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप, गुजरात और ये जो महाराष्ट्र है वो बने थे 1960 में बेस्ड ऑन द हमारे लैंग्वेज है उन पे। फिर पंजाब एंड हरियाणा है जो कि सेपरेट हुए थे इन 1966। फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें क्या हुआ था, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वो क्रिएटेड हुए थे, ये जो हमारा नॉर्थ स्टेट्स था उनके अकॉर्डिंग, ठीक। फिर हमारा जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो हमारा बिहार है, वे आर डिवाइडेड टू द क्रिएटेड थ्री न्यू स्टेट्स, उनको भी न्यू स्टेट्स में डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। फिर हमारा क्या हुआ, जैसे फिर उन कैसे बने, जो हमारे मध्य प्रदेश थे वो छत्तीसगढ़ से, यूपी जो बने उत्तराखंड से, और जो बिहार बने वो हमारे झारखंड से। अब देखिए ये जो हमारा डिफरेंट आता है ना इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, उसमें वन ऑफ द देम है क्या, हमारा डिमांड फॉर द न्यू स्टेट्स। जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं वो डिमांड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, रीजन और कल्चर के अकॉर्डिंग कि हमें भाई डिफरेंट प्रोविंसेस को मर्ज करके हमें एक सेपरेट प्रोविंस दे दो, हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो। तो इसकी डिमांड 1956 से ये रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उनकी प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू कर रही है। जैसे
गुजरात एंड महाराष्ट्र उनको 1960 में बनाया गया। फिर पंजाब एंड हरियाणा जिनको 1966 में बनाया गया। देन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उनको भी क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देन हमारे डिफरेंट स्टेट्स को डिवाइड भी कर दिया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को, ठीक है, फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उनको भी डिवाइड किया गया ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक। और अभी रीजन्स कुछ ऐसे हैं इंडिया के, कुछ अभी भी रीजन्स हैं, महाराष्ट्र में कुछ हैं और बाकी स्टेट्स में, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको सेपरेट स्टेटहुड दे दी जाए। जैसे जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे विदर्भ है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इनके लिए, ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, मतलब दो स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों है ऐसा। जैसा हमारा इंडियन कंट्री है उसमें जो हमारे डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज है, हमारा इन चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, उसमें भी हमारे बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स होता है। वैसे ही कुछ इंटर स्टेट, स्टेट के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मेजर इशू निकल के आता है बॉर्डर के डिस्प्यूट में या फिर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर में। तो बॉर्डर के डिस्प्यूट में हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द सिटी ऑफ बेलगाम। फिर है हमारा हरियाणा एंड पंजाब, जिनको कि कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़ को लेके उनके बीच डिस्प्यूट है। तो ये मेजर होता है कि बॉर्डर जो है वो हमारा किन के कौन कौन के स्टेट्स के बीच में है, और उसके रिलेटेड काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उनको फिर शॉर्ट आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ जुडिशियरी। और फिर है शेयरिंग ऑफ वाटर को, वाटर का तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जो रिवर वाटर है वो डिफरेंट स्टेट्स को होती हुई जाती है, उस पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है या डिफरेंट पर्पसेस हैं, एग्रीकल्चरल पर्पसेस हैं, तो उनको रिगार्डिंग बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं। क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ वाटर है उसमें क्या होता है, किसी स्टेट को अगर वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है ड्यू टू लेस रेनफॉल या डिफरेंट केसेस के कारण, तो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है जो बहुत फेमस है, जो बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में है। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है शेयरिंग ऑफ वाटर, जो हमारा नर्मदा रिवर है उनको लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हमारे स्टेट्स हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविज़न क्यों, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं रिगार्डिंग द, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो हिली रीजन्स हैं, उनको हमेशा नेचुरल कैलामिटीज़ फेस करना पड़ता है, टेरर एक्टिविटीज़ हैं या फिर लैंडस्लाइड्स हैं, एवलेंजेस हैं, अर्थक्वेक हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, है ना, या फिर जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनको लेके चैलेंजेस हैं, तो उनके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं जिनमें उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को एड्रेस किया जाता है। तो हमारे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कुछ हिली स्टेट्स को भी दिए गए हैं, जैसे हमारा कौन कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश, जैसे हमारा कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश, हमारा गोवा हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सिक्किम हुआ और तेलंगाना हुआ। इन सारे को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि जो उनका एक नॉर्मल स्टेटस है, वो जो अगर बाकी स्टेट से बैक कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, तो वो सारे एक पेस पे आ पाए और जो इक्वालिटी है वो सारे स्टेट्स के बीच में वो डेवलप हो पाए, और कोई भी स्टेट्स ऐसा ना हो जो कि लगे कि मानो बैकवर्ड हो, मतलब कि सारे में इक्वालिटी हो इन द सेंस कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, तो उनको कुछ कंपेंसेशन मिल जाए, इसलिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। अब इसमें हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हमारा एक लार्ज प्रिंसली स्टेट्स था जिनको इंडिपेंडेंस दी गई थी कि आप चाहें तो इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तो मुस्लिम मेजॉरिटी के जो स्टेट्स थे उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा नहीं किया था। तो अकॉर्डिंग टू अब आर्टिकल 370 के तहत क्या बोला गया कि जो भी स्टेट की सहमति तो चाहिए ही चाहिए, अगर कोई भी लॉ बनाए जा रहे हैं यूनियन या कंकरेंट लिस्ट से रिगार्डिंग, अगर कोई भी लॉ बना रहे हैं तो उसमें हमारे स्टेट की कंकरेंस चाहिए। ये आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग JNK जम्मू एंड कश्मीर में था। तो इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लिमिट किया किनको, पावर्स को, और अदर पावर्स को भी लिमिट किया कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में वो तभी यूज़ हो पाएंगे कोई भी पावर्स अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट मिलेगी तो इससे क्या हुआ कि जो ये स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, उसे कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई, उन्हें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल गई इन कंटेक्स्ट ऑफ जो हमारे बाकी अदर स्टेट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या हो गया, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और एक सेपरेट फ्लैग हो गया। और नाउ द पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट इज नाउ फुल्ली एक्सेप्टेड। अब क्या है, जो यूनियन लिस्ट में जो है लॉज बनाना है उनको फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब अदर स्टेट्स हैं और द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट नो इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस कैन डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या है
कि अगर कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो वो क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर से डिक्लेरेशन कंकरेंस उनका लेने के बाद हो सकता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस कैन बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट। तो उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई है जम्मू एंड कश्मीर पे। और इसके रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है इन 5 अगस्त 2019 को, उसके 1 साल हो गए हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ एक इस चैनल पे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अब चैप्टर को हम खत्म करते हैं और आइए देखते हैं आज का जो हमने टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिया था वो हमने किया या नहीं। हमने समझा फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने डिवीजन ऑफ पावर को समझा, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा, कन्फ्लिक्ट देखा, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को देखा, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी डिफरेंट स्टेट्स के, रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स को देखा, डिमांड फॉर न्यू स्टेट, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, एंड लास्टली हमने डिस्कस किया अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल टाइम। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स।